बच्चों, आज हम क्लास 8th की एनसीईआरटी की बुक जिसका नाम है बसंत भाग 3, उसका जो तीसरा पार्ट है बस की यात्रा, इसका संक्षेप में भावार्थ देखेंगे। इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। आइए देखते हैं कि उन्होंने इस पाठ के बारे में हमें क्या बताया है। पाठ 3 बस की यात्रा पाठ के बारे में कुछ बातें। बच्चों, लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई बस की यात्रा एक व्यंग्यात्मक यानी कॉमेडी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक सड़कों पर चलने वाले पुराने और खराब वाहनों के बारे में बता रहे हैं। ऐसे खराब वाहनों में यात्रा करने वालों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी लोग ऐसे वाहनों में सफ़र करने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसे वाहनों के मालिकों को यात्रियों की सुविधा असुविधा की कोई चिंता नहीं होती, उनका स्वार्थ केवल पैसे कमाने का ही होता है। तो बच्चों, लेखक यहाँ कह रहे हैं कि आज भी हम अपने सड़कों पर ऐसे बहुत सारे वाहन देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ देख सकते हैं जो कि बहुत ही खराब कंडीशन में पहुँच गई हैं, और उन वाहनों में रोज़ ही कितने ही यात्री यात्रा करते हैं, सफ़र करते हैं। किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को स्कूल जाना होता है, किसी को बाज़ार जाना होता है, और उन्हें अच्छे से पता होता है कि ये बस जो है इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी वो मजबूर होते हैं, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है उन बसों में यात्रा करने के अलावा। और यहाँ पर ऐसी गाड़ियों के जो मालिक होते हैं उन्हें भी यात्रियों की सुविधा असुविधा या सुरक्षा के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं होती, और वो सिर्फ पैसे कमाने में, उन गाड़ियों से जो उन्हें पैसे मिलते हैं उसी का लालच उनके मन में भरा हुआ होता है। तो आइए देखते हैं पहले पैराग्राफ में लेखक क्या कह रहे हैं। बस की यात्रा पाठ का पहला पैराग्राफ। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएगी। हम में से 2 को तो सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वो अपने कुछ मित्रों के साथ अपने ऑफिस के काम से मध्य प्रदेश के किसी शहर में गए हुए थे, और जब अपना काम उनका ख़त्म हो गया उसके बाद वे वहाँ से बस पकड़कर उन्हें पन्ना आना था। पन्ना भी मध्य प्रदेश का एक शहर है, वहाँ उन्हें आना था, क्योंकि पन्ना से उन्हें फिर से एक बस लेनी थी जो कि उन्हें सतना तक पहुँचाती, और सतना से फिर वो ट्रेन पकड़कर अपने शहर जबलपुर पहुँचते। इस तरह की लंबी यात्रा करके उन्हें वापस जबलपुर पहुंचना था, क्योंकि दूसरे दिन ही जो उनके मित्र थे उनमें से 2 मित्रों को सुबह ही ऑफिस में हाजिर होना था। तो इस तरह के प्रोग्राम के साथ उन्होंने यह तय किया कि वो वहीं से पन्ना के लिए बस पकड़ लेंगे, और वो इसी सोच के साथ बस स्टॉप चले गए। वहाँ पर कंपनी के कुछ लोग भी आए थे उन्हें बस स्टॉप में छोड़ने के लिए, और उन्होंने एक जो बस थी, जो अकेली बस थी जो पन्ना के लिए जस्ट स्टार्ट होने वाली थी, उसी में उन्होंने सफ़र करने का सोचा। लेकिन जो कंपनी के लोग उनके साथ आए थे उन्होंने उन्हें सलाह दी कि जो समझदार लोग होते हैं वो इस बस में सफ़र ना करें। तो लेखक ने कहा, क्यों, क्या बात है? क्योंकि हमारी जर्नी के दौरान रात हो जाएगी, रात में हमें सफ़र करना पड़ेगा, इसलिए कहीं किसी डाकू वगैरह का डर तो नहीं है? तो लोगों ने कहा, नहीं, डाकू का तो डर नहीं है, बल्कि यह बस ही डाकिन है। डाकिन का मतलब होता है बच्चों चुड़ैल। चुड़ैल यानी विच, जो जादू टोना करती है। तो इस तरह से लोगों ने उस बस की तुलना एक चुड़ैल यानी विच से कर डाली। अब यहाँ पर लोग उस बस से इतने डरे हुए क्यों थे, और लेखक और उनके मित्रों को उस बस में यात्रा न करने की सलाह क्यों दे रहे थे, ये हम आगे के पैराग्राफ में देखेंगे। आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। अब यहाँ पे बस की जो स्थिति लेखक बता रहे हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है, और जिन जिन चीज़ों से उस बस की तुलना की जा रही है, जैसे कि वयोवृद्ध, बस के लिए वयोवृद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है। वयोवृद्ध मतलब होता है बहुत बूढ़ा व्यक्ति।
बूढ़े व्यक्ति से तुलना करने का मतलब यह है कि बस जो है वो काफ़ी चल चुकी है और बहुत पुरानी है, और उसकी स्थिति देखकर ही ऐसी लग रही है जैसे कि वो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है। और सदियों के निशान लिए हुए मतलब बिल्कुल उसका पेंट निकल चुका है और उस टूटी फूटी सी बस नज़र आ रही है, जैसे कि बहुत लोग उसमें चढ़े हों, उसमें यात्रा कर चुके हों, इस तरह के निशान उसमें नज़र आ रहे हैं। और लेखक को समझ में आ गया कि लोग उन्हें इस बस में यात्रा करने की सलाह क्यों नहीं दे रहे, और ऐसा भी लग रहा है जैसे कि हम अगर इस पर चढ़कर यात्रा करेंगे तो उससे इस बस को कष्ट होगा। यह बस इस हालत में पहुंच चुकी है कि अब यह चलने योग्य नहीं रह गई है, बल्कि बस इसे एक जगह खड़ा करके इसकी पूजा की जा सकती। लेखक, उनके मित्रों और अन्य यात्रियों के साथ साथ एक कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस में यात्रा कर रहे थे। हिस्सेदार का मतलब होता है पार्टनर। ये भी बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये जो बस थी वो उसी कंपनी की बस थी। चूंकि उनका रोज का ही इस बस में आना और जाना था, तो लेखक ने उन्हीं से पूछ लिया। बस की हालत देखकर उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। उन्होंने उस पार्टनर से पूछ लिया कि क्या बस चलती है, और उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि हाँ हाँ बस चलती है, बहुत अच्छे से चलती है। और लेखक फिर सोचने लगे कि इस तरह की बस अपने आप चलती है, यह तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वह इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो यहाँ पर अब लेखक जो है बस की स्थिति देखकर आगा पीछा करने लगे का अर्थ है बच्चों, सोचने लगे, कंफ्यूज थे कि उसमें वो यात्रा करें या ना करें। तभी लेखक के जो एक मित्र थे जो पेशे से डॉक्टर, उन्होंने लेखक से कहा, यह बस चूंकि पुरानी है इसीलिए यह बहुत अनुभवी है, बहुत चल चुकी है, और यह धीरे धीरे हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। और जो नई नवेली यानी कि जो नई बसें होती हैं, उनके ड्राइवर्स जो होते हैं वो बहुत तेजी से बस को लेके जाते हैं या चलाते हैं। उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है इस स्पीड की वजह से कहीं उन बसों का एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये जो बस है वो हमें बहुत प्यार से, जैसे बच्चों को हम गोद में ले करके चलते हैं, उसी तरह से ये जो बस भी है वो भी हमें अपने बेटों की तरह प्यार से गोद में बिठाकर ले जाएगी। और डॉक्टर साहब की ये बातें सुनकर लेखक का मन थोड़ा शांत हो गया और वो आराम से उस बस में चढ़कर बैठ गए। जो लोग उन्हें छोड़ने के लिए आए थे उन्होंने उन्हें ऐसे देखा जैसे कि पता नहीं ये शायद हो सकता है उनकी अंतिम मुलाकात हो, क्योंकि बस पता नहीं पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, कहीं ऐसा ना हो कि इस बस के साथ कोई दुर्घटना हो जाए। और इस तरह के नज़रों और विचारों के साथ वो लेखक को बस में बैठा हुआ देख रहे थे और मन ही मन ये सोच रहे थे कि जीवन और मृत्यु तो लगा ही रहता। वो सोच रहे थे कि चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई फकीर हो, सभी की मृत्यु निश्चित है। अगर उसने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन हर चीज के लिए कोई कारण होता है, और हो सकता है लेखक और उनके मित्रों के मृत्यु का यही कारण, बस में बैठने का जो कारण है और इस बस में यात्रा करने का जो कारण है, यही ईश्वर ने तय किया है। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता सीट को छोड़ बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इंजन के स्टार्ट होने की लेखक को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आखिरकार गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया और गाड़ी में लगे हुए जो कांच थे, जो शीशे थे, वो इतनी ज़ोर से हिलने लगे कि ऐसा लगा
कि कहीं वो टूटकर उनके गोद में ना गिर जाएं। इसी वजह से अपने आप को उन कांचों से बचाने के लिए लेखक खिड़की के पास से थोड़ा दूर सरक कर बैठ गए। अब इंजन जो चल रहा था उसमें इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी और इतनी ज़ोर से वो हिल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि इंजन लेखक के सीट के नीचे ही फिट किया गया हो। यहाँ पर लेखक बस की स्थिति को गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर असहयोग आंदोलन का मतलब है बच्चों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये दोनों आंदोलन गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ चलाए गए थे। यहाँ पर इन दोनों आंदोलन के दौरान जो हमारे भारत की स्थिति थी वही स्थिति इन्हें बस के अंदर नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि हर हिस्सा का मतलब है पार्ट, बस का हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। असहयोग करने का मतलब है बिल्कुल दूर हट रहा था, दूर भाग रहा था, बिल्कुल हिल रहा था और कभी भी टूटकर गिर सकता था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी और पूरी बस जो थी ऐसा लग रहा था कि वो यात्रियों से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो अपनी अपनी सीट पर बैठे रहें और पेशेंस रखें। तो इस तरह से लेखक ने ये जो मूवमेंट्स चलाए गए थे उनकी तुलना वो बस के अंदर की स्थिति से कर रहे हैं। कभी ऐसा लग रहा था कि जैसे सीट जो है वो बस की बॉडी छोड़कर आगे की तरफ खसक जाएगी, और कभी ऐसा लग रहा था कि सीट तो वहीं रह जाएगी हो सकता है और जो बस है वो आगे निकल जाएगी। लेकिन आखिरकार बस चल पड़ी और 8-10 मील का मतलब है 8 to 10 माइल्स चलने के बाद सारे भेदभाव, लेखक के मन में जो डाउट्स थे कि पता नहीं ये बस अपनी जगह से हिल पाएगी भी या नहीं, वो सारे जो डाउट्स थे वो सभी लेखक के खत्म हो गए। लेकिन अभी भी यह कन्फ्यूजन था कि पता नहीं सीट के ऊपर वो बैठे हैं या सीट उनके ऊपर बैठी है। इतनी ज़ोर से पूरी की पूरी बस हिल रही थी। तो आइए देखते हैं आगे का पैराग्राफ। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नाली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसी नाली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। तो अब यहाँ पर 8-10 मील की दूरी तय करने के बाद अचानक से बस रुक गई और पता चला कि कारण क्या है बस के रुकने का, कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है और जो भी पेट्रोल जो था उस टंकी में वो सारा निकल चुका। ड्राइवर ने बिना देर किए इसका उपाय निकाला। एक बाल्टी में पेट्रोल निकाल के रखा उसने और उसमें एक पतली सी नली, पतली सी पाइप के थ्रू उस पेट्रोल को इंजन में डालने लगा। इस तरह की स्थिति देखकर लेखक को ऐसा लग रहा था कि अब जो बस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं वो इंजन को निकालकर अपनी गोद में रख लेंगे और जैसे एक माँ अपने बच्चे को शीशी से दूध पिलाती है उसी तरह से हो सकता है अब कंपनी के हिस्सेदार अब ये जो पेट्रोल है वो नाली के थ्रू या उस पाइप के थ्रू बस के इंजन में डालेंगे। मतलब इस तरह की स्थिति के बाद भी कंपनी के हिस्सेदार थे, उनके चेहरों पर बिल्कुल भी कोई शिकन, कोई परेशानी का निशान भी नहीं था। वो बस से जुड़ी हुई हर परेशानी को बहुत ही पेशेंटली दूर करने में लगे हुए थे बिना किसी शिकायत के। बस में पेट्रोल डालने के बाद बस फिर से एक बार चल पड़ी और अब बस की रफ्तार थोड़ी सी तेज हो गई। लेकिन लेखक ने अब तक जो बस की सिचुएशन देखी थी उसको देखते हुए लेखक को बिल्कुल भी ये भरोसा नहीं था कि ये बस सही सलामत उन्हें पन्ना तक पहुंचा पाएगी, क्योंकि हो सकता है अभी तो पेट्रोल खत्म हुआ है, आगे जाकर बस का ब्रेक फेल हो सकता है स्टीयरिंग भी टूट जाए। इस तरह के बुरे बुरे विचार लेखक के दिमाग में आ रहे थे। जबकि बाहर का जो दृश्य था वो बहुत ही लुभावना था, हरे भरे पेड़ नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे रोड के किनारे जो पेड़ लगे हुए थे उनको देख करके भी डर लग रहा था। उन्हें लग रहा था कहीं कहीं ये हमारी बस हिलती हुई जाकर उन पेड़ों से ना टकरा जाए। जब बस एक पेड़ पार कर लेती तो लेखक को दूसरे पेड़ का इंतजार रहता था। यहाँ पर लेखक उन पेड़ों को अपना दुश्मन मान रहे थे। हो सकता है इन पेड़ों से हमारी बस टकरा जाए। तभी लेखक को दूर एक झील का मतलब है लेक, एक छोटा सा तालाब भी नजर आया
और उनके मन में ये भी विचार आया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रोड छोड़कर, ये रास्ता छोड़कर बस उस तरफ मुड़ जाए और इस झील में ही डूब जाए। तो आइए बच्चों, आगे का पैराग्राफ देख लेते हैं। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। अब आगे का अनुभव बताते हुए लेखक कह रहे हैं कि बस जो थोड़ी बहुत स्पीड से चल रही थी वो अचानक से फिर से रुक गई। और अब की बार ड्राइवर ने हर तरह का उपाय करके देख लिया, हर तरह की तरकीब लगा ली, लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पाया। लेखक के दिमाग में इस स्थिति में यह विचार आ रहा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू हो गया है। मतलब कि बस रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे और मत आगे चलाओ, मैं उस अवस्था में नहीं हूं कि इतने यात्रियों को ढोकर मैं आगे बढ़ पाऊं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कंपनी के जो हिस्सेदार थे उन्हें अब भी पूरा विश्वास था और वो अब भी लोगों को विश्वास दिलाने में तुले हुए थे कि बस को कुछ नहीं हुआ है, उसकी कंडीशन बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। आज जो ये सारी परेशानियां आ रही हैं ये बस चांस की बात है। ऐसा रोज़ रोज़ नहीं होता, रोज़ तो ये बस बिल्कुल अच्छे से चलती है। आज ही पता नहीं क्यों इस तरह की घटनाएं और इस तरह की परेशानी इस बस के साथ आ रही है। अब लेखक जो है वो बाहर का दृश्य देखते हुए बताते हैं कि चांदनी, क्षीण चांदनी, बहुत हल्की चांदनी फैली हुई थी। इसका मतलब है कि अंधेरा हो चुका था और वृक्षों के छाया में, रोड के किनारे जो पेड़ लगे हुए थे उनकी छाया में बस को खड़ा कर दिया गया था। उस बस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि लंबी यात्रा के बाद कोई बूढ़ी औरत थक कर रोड के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गई हो। बस की यह हालत देखकर लेखक के मन में भी यह अफसोस हो रहा था कि क्यों हम इतनी बूढ़ी और इतनी लाचार बस के अंदर लद करके बैठे हुए हैं और इसे चलने पर मजबूर कर रहे हैं। लेखक यह कहते हैं कि ऐसा ना हो कि इस अवस्था में, इस कंडीशन में बस की यहीं पर मृत्यु हो जाए। मृत्यु होने का मतलब है बस का इंजन फिर स्टार्ट ही ना हो। अगर ये स्थिति आ गई तो हमें इस बियाबान का मतलब होता है सुनसान, जहां आगे पीछे कोई भी ना तो मनुष्य दिख रहा था और ना ही कोई और वाहन दिख रहा था। तो इस बियाबान जंगल में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़े। अंत्येष्टि का मतलब है मरने के बाद जो आखिरी जो क्रियाकर्म होता है वो। तभी जो कंपनी के जो हिस्सेदार थे उन्होंने इंजन को खोला और उसमें कुछ ठीक करने लगे। उनके ठीक करते ही बस फिर से आगे चल पड़ी, लेकिन अब उसकी जो रफ्तार है, उसकी जो स्पीड है वो और भी कम हो गई थी। आइए बच्चों देखते हैं अगला पैराग्राफ। धीरे धीरे वृद्धा के आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही फिर टायर फिस करके बैठ गया। वह जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा के भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उनका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। तो यहाँ पर लेखक फिर से यह कह रहे हैं कि धीरे धीरे वृद्धा के आंखों की ज्योति, यहाँ पे वृद्धा उस बस के लिए प्रयोग किया गया है। वृद्धा मतलब बहुत बूढ़ा, बहुत ही बुरी हालत में जो वो बस पहुंच चुकी थी, उस बस के बारे में कह रहे हैं कि स्पीड तो धीरे हो ही चुकी थी। धीरे धीरे आंखों की ज्योति अर्थात उसकी जो हेडलाइट्स थे उसकी लाइट जो थी वो भी धीरे धीरे डिम होने लगी थी। और जो आगे का रास्ता था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि बस टटोल टटोल कर बहुत ध्यान से उसमें रेंग रही हो। और तभी अगर पीछे से कोई गाड़ी बहुत स्पीड से आ रही होती तो बस का जो ड्राइवर है वो बस को किनारे की तरफ ले जाता और वहां पर उसकी जो स्पीड थी और भी धीरे करके वहां पे उसे खड़ा कर देता। और ऐसा लगता जैसे कि बस उस पीछे से आने वाली गाड़ी से कह रही हो कि बेटी तुम आगे निकल जाओ, अब मेरी ऐसी उम्र नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसा
तेज चल सकूं। अब आगे लेखक कह रहे हैं कि इसी तरह से धीरे धीरे चलते चलते जो बस है वो एक पुलिया के ऊपर पहुंच गई। पुलिया का अर्थ है बच्चों ब्रिज। तो ब्रिज पर पहुंच गई। यहाँ पे एक नई परेशानी फिर से सामने आ गई। अब जो बस के जो टायर थे उनमें से जो एक टायर था उसमें से हवा निकल गई और वो टायर वहीं पर बैठ गया। इसका मतलब है कि बस का एक टायर पंचर हो गया। वह जोर से हिलकर थम गई। बस में एक बहुत जोर से कंपन सी हुई और वो वहीं पर रुक गई। लेखक ने भगवान का बहुत शुक्र मनाया कि अच्छा हुआ बस स्पीड में नहीं थी। अगर बस स्पीड में होती तो हो सकता है पुल के नीचे जो नाला बह रहा था हो सकता है बस उसमें गिर जाती। जैसे ही बस रुकी लेखक की नज़र कंपनी के हिस्सेदारों पर गई और उनका मन उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान से भर गया। उन्होंने सोचा कि सच में इनका जो धैर्य है, इनका जो पेशेंस है उसे मानना पड़ेगा, क्योंकि बस की ऐसी हालत जानने के बाद भी वो रोज़ इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। और उत्सर्ग की ऐसी भावना, मतलब कि बस की ऐसी हालत है कि कभी भी उस बस के साथ कुछ भी हो सकता है। उन जो यात्री उसमें सफ़र कर रहे हैं उनकी जान को खतरा हमेशा बना हुआ है, लेकिन अपनी जान बलिदान करने के लिए भी वो तैयार हैं, लेकिन वो बस की यात्रा करना नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसे आदमी को, ऐसे बलिदान की भावना जिसके मन में भरी हुई है, इस तरह के आदमी को तो यहाँ पर नहीं बल्कि किसी आंदोलन में नेता के रूप में काम करना चाहिए। अब लेखक आगे कहते हैं कि अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सबकी मृत्यु हो जाती तो अवश्य ही जो देवतागण हैं वो हमारा बाहें फैलाकर इंतजार करते, और खासकर उस आदमी का, उस कंपनी के हिस्सेदार का, जो कि सब कुछ जानते हुए भी कि बस की ऐसी हालत है रोज ही इस बस में सफर कर रहा था और इस सफर में ही उसके प्राणों का अंत भी हो गया। आइए बच्चों आगे का पैराग्राफ देख लेते हैं। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हमें वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए थे। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो बच्चों यहाँ पे आखिरी पैराग्राफ में लेखक कह रहे हैं कि बस की यह हालत देखकर और इतनी सारी परेशानियों को देखते हुए लेखक ने यह सोच लिया कि अब वो पन्ना किसी भी हालत में, समय पर तो क्या, कभी भी वो पहुंच नहीं सकते हैं। बस में यात्रा करते करते उन्हें ऐसा भी अनुभव होने लगा कि हो सकता है पूरी जिंदगी भर हमें इसी बस में यात्रा करनी पड़े और हो सकता है इसी बस में हमारे प्राणों का अंत भी हो जाए और हमारी जो आत्मा है वो भी इस बस से ही दूसरे लोक में पहुंच जाएगी। लेखक अब कह रहे हैं कि इस बस की यात्रा करते हुए अब पृथ्वी के किसी भी कोने में पहुंचना उनके लिए संभव नहीं होगा। और इस विचार के साथ ही उनके मन में जो बेचैनी थी, जो तनाव था, जो टेंशन था, वो सभी खत्म हो गया और वो बहुत ही आराम से, हर चिंता फिक्र छोड़कर वो आराम से बस में बैठ गए, जैसे कि वो घर में आराम के पलों में बैठा करते थे। और सारी चिंता उनकी खत्म हो गई और वो जो बस के यात्री थे और उनके जो मित्र थे उनके साथ उन्होंने हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है बच्चों। इसका जो निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं बच्चों। लेखक हमें इस पाठ के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि समय के अनुसार हमें भी बदलना चाहिए, चाहे वो हमारे रीति रिवाज हों, समाज के नियम हों, हमारे विचार हों या सरकारी नियम कानून हों। अगर हम इस पुराने और टूटे फूटे बस की तरह ही पुराने विचारों को भी ढोते रहेंगे तो हमारी प्रगति की रफ्तार भी वैसी ही हो जाएगी जैसी इस पुरानी बस की थी। जिम्मेदार लोगों को आगे आकर इस तरह के बदलावों के लिए अवश्य कदम उठाना चाहिए। तो बच्चों, लेखक ने यह कहा है कि जो भी सिस्टम में जो भी खराबी है, जो भी हमारे समाज में जो भी खराबी है, उसे हमें उसी तरह से कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और अपने नियम कानून जो है उनमें भी समय समय पर बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत तरीके के बदलाव आने वाले हैं समाज में। अगर हम उन बदलावों को, उन चेंजेस को नहीं अपनाते हैं तो हम पिछड़ जाएंगे और जिस प्रगति की बात आज हम कर रहे हैं वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अपने देश को, अपने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें बदलाव लाना अपने जीवन में, अपने सिस्टम में, अपने नियम कानून में, अपने रीति रिवाजों में, ये बदलाव लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
तो बच्चों, आशा है आपको हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया पाठ बस की यात्रा अच्छे से समझ में आ गया होगा। कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के अन्य पाठों का सरल भावार्थ हम आगे भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।